आज हम लोग सेंटर ऑफ मास के मोशन पे बेस्ड एक छोटा सा सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है कि आपके सेंटर ऑफ मास के मोशन को डिस्क्राइब करने वाला इक्वेशन है मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू द रिजल्टेंट ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। यही इक्वेशन है जो सेंटर ऑफ मास के मोशन को डिस्क्राइब करता है। और इस इक्वेशन से हमने जाना है कि अगर आपका क्या है तो एक्सटर्नल फोर्सेस जो है एफ एक्सटर्नल, अगर ये फोर्स का रिजल्टेंट अगर जीरो है हमारे सिस्टम पे, अगर ये फोर्स का रिजल्टेंट जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है तो वो जीरो होगा। और अगर एक्सीलरेशन जीरो है इसका मतलब वेलोसिटी जो है सेंटर ऑफ मास का, वो वेलोसिटी क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। अब आ गई बात की वेलोसिटी कांस्टेंट होगा जब एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा। तो अगर आपका सिस्टम इनिशियली रेस्ट में है, अगर आपका सिस्टम क्या है तो इनिशियली रेस्ट में है, मतलब सिस्टम के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं अगर वो इनिशियली क्या है तो रेस्ट में है, तो जब इनिशियली रेस्ट में है तो इसका मतलब है कि इनिशियली जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास का जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, वो जीरो होगा। वो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा तो फाइनल जो है वो भी वेलोसिटी जीरो ही होगा, बजाय इसके बावजूद कि अगर उनकी सिस्टम के कॉन्स्टिट्यूएंट एक दूसरे के रिलेटिव में मोशन में रहेंगे फिर भी उनका जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो होगी, मतलब सेंटर ऑफ मास कहीं एक जगह पे लोकलाइज्ड होगा, कांस्टेंट होगा। अब इसी पे बेस्ड, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमारा ये प्रॉब्लम है कि हमारे पास ये वुडन प्लैंक है। ठीक है, वुडन प्लैंक, वी हैव अ क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एक वुडन प्लैंक है जिसका मास 20 kg का, ये जो प्लैंक है ये इसका मास क्या है तो 20 kg का है, एंड इट इज रेस्टिंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। ठीक है, उस पर रेस्ट कर रहा है। ए मैन ऑफ 60 kg स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द प्लैंक टू द अदर एंड। एक एंड से ये जो 60 kg का आदमी है ये मूवमेंट स्टार्ट करता है दूसरे एंड की तरफ। द लेंथ ऑफ द प्लैंक इज 10 मीटर। ये जो लेंथ है टोटल, ये लेंथ कितना है तो 10 मीटर मेंशन्ड है। कह रहा है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक ओवर द फ्लोर। इस फ्लोर पे, ये जो फ्लोर है इस फ्लोर पे प्लैंक रखा हुआ है, तो प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट बताइए व्हेन द मैन रीचेज द अदर एंड ऑफ द प्लैंक। जब ये आदमी चलता हुआ दूसरे एंड पे आ जाएगा, इस एंड पे आ जाएगा, उस केस में जो आपका प्लैंक कितना डिस्प्लेस हो जाएगा। तो सबसे पहले बात उठती है कि भाई प्लैंक डिस्प्लेस्ड क्यों होगा, तो समझो पहले फोर्स कैसे एक्ट करेगा। ये बंदा जब पाँव से चलना स्टार्ट करेगा तो अल्टीमेटली फ्रिक्शन फोर्स जो ये प्लैंक है इस बंदे पे एग्जर्ट करेगा इस डायरेक्शन में, जिसकी वजह से ये फॉरवर्ड मोशन करेगा। अब फ्रिक्शन फोर्स जो है सो तो पेयर में जनरेट होगा, तो एक पेयर तो लग गया आदमी पे, दूसरा पेयर क्या लगेगा, प्लैंक पे लगेगा एज पर द न्यूटन्स थर्ड लॉ इन अपोजिट डायरेक्शन। और इस फोर्स की वजह से ही ये प्लैंक हमारा बैकवर्ड इस डायरेक्शन में मूवमेंट स्टार्ट कर देगा रिलेटिव टू द मैन। तो अब क्या होगा कि मैन हमारा फॉरवर्ड मूव करेगा, प्लैंक हमारा बैकवर्ड मूव करेगा। तो यही कह रहा है कि जब मैन मूव करता हुआ दूसरे एंड पे आ जाता है तो प्लैंक जो है सो बैकवर्ड डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस्ड हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसी चीज को हमने यहाँ बताया है। ये रहा हमारा बंदा, ये रहा मेरा 10 मीटर का प्लैंक। हमने क्या किया कि इस पोजीशंस को हमने ओरिजिन माना। दिस इज, ये जो इनिशियल पोजीशन है आदमी का, इसको हमने क्या माना है तो ओरिजिन माना है। ठीक है, अब ओरिजिन हमने माना। अब वो क्या रहा है कि ये बंदा इधर की ओर मोशन स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले ये बताओ कि इनिशियली तो ये बंदा और प्लैंक दोनों रेस्ट में ही था, तो इनिशियली ये रेस्ट में था। हमारा जो सिस्टम है, अभी जिस सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं, हमारा सिस्टम किससे बना हुआ है, हमारा सिस्टम है मैन और प्लस प्लैंक। ठीक है, यही सिस्टम है। और मैन और प्लैंक सिस्टम पे देखो तो ये जो सरफेस है, जिस सरफेस पे ये प्लैंक रखा हुआ है, ये सरफेस हमारा क्या है, स्मूथ है। इस सरफेस की वजह से तो हमारे सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल, हमारे प्लैंक पे तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है। जिस फोर्स की वजह से प्लैंक मोशन में है वो फोर्स क्या है, वो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से प्लैंक मोशन में है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से प्लैंक और मैन ऑन द प्लैंक दोनों जो है वो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही मोशन कर रहा है। फ्रिक्शन इस पे इधर लग रहा है, प्लैंक पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किधर लग रहा है, प्लैंक पे फ्रिक्शन फोर्स इधर की ओर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो
तो प्लैंक पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगा, ये फोर्स क्या है, ये इंटरनल फोर्स है बाबू, समझ जाओ इस चीज को, दिस इज द इंटरनल फोर्सेस। अब बोलोगे कि ये इंटरनल फोर्स नहीं है, तो समझ जाओ कि ये जो सिस्टम है मेन प्लस प्लैंक का, प्लैंक मेन पे फोर्स लगा रहा है फ्रिक्शन, मेन प्लैंक पे फोर्स लगा रहा है, तो एक्चुअली में क्या है, ये इंटरनल फोर्स है। तो इस फोर्स की वजह से, इंटरनल फोर्स की वजह से, क्योंकि और तो फोर्स है नहीं, एक्सटर्नल फोर्सेस क्या है हमारा, यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं मेन प्लस प्लैंक सिस्टम पे, वो तो मेरा जीरो लग रहा है, कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, ठीक है, क्योंकि नीचे का सरफेस स्मूथ है। तो जब एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो है और फ्रिक्शन फोर्सेस हमारा इंटरनल फोर्स है, तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि एफ एक्सटर्नल की वैल्यू जीरो आ गई। अब अगर एफ एक्सटर्नल की वैल्यू जीरो आ गई, इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो सेंटर ऑफ मास है, जो कि इनिशियली रेस्ट में था, इसलिए आदमी के चलने के बावजूद भी वो रेस्ट में ही रहेगा। इस चीज को समझ जाओ कि एज इनिशियली माय सिस्टम वाज एट रेस्ट। क्यों? क्योंकि आदमी और प्लैंक तो शुरू में दोनों रेस्ट में थे, ठीक है, और चूंकि इनिशियली सिस्टम रेस्ट में था, तो इनिशियली सिस्टम रेस्ट में था, तो जो पोजीशन सेंटर ऑफ मास का इनिशियल होगा वही फाइनल पोजीशन भी होगा, क्योंकि सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है। अब देखो इनिशियली सेंटर ऑफ मास हमारा कहाँ पाया जाएगा, ये जो बंदा है 60 kg का, तो इसका तो सेंटर ऑफ मास मैं कह रहा हूँ यहाँ होगा, मतलब x इक्वल टू 0 पे, ये जो हमारा ओरिजिन है उस हिसाब से कहो तो मैं मानता हूँ कि x इक्वल टू 0 पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा। और इस प्लैंक का 10 मीटर का प्लैंक है, तो कहीं ना कहीं इस एक्सिस से ये जो सेंटर ऑफ मास होगा मिडिल पॉइंट, और ये जो है सो इस एक्सिस से हमारा कितना दूरी पे होगा, आधा डिस्टेंस, 5 मीटर के डिस्टेंस पे होगा। तो हमारा जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो हमारा सिस्टम 2 पॉइंट हो गया, एक तो ये पॉइंट हो गया, ये मेन जिसका मास है 60 kg का, ठीक है, इसको हम m1 ले लेते हैं, मास ऑफ द मैन, ये क्या है, तो मास ऑफ मैन है, मास ऑफ मैन हो गया m1, ये 60 kg का। और दूसरा जो पॉइंट है सेंटर ऑफ मास का, वो क्या है, यहाँ पे है, और ये क्या है, तो मास, ये सेंटर ऑफ मास ऑफ द प्लैंक है, तो यहाँ जो m2 जो हो गया वो हो गया यहाँ पे 60 kg का, ठीक है। और देखो अगर ये क्या है, तो मास ऑफ द प्लैंक m2 क्या है, तो मास ऑफ मेरा प्लैंक का मास है, ठीक है। तो इनके बीच जो दूरी है वो कितना है, 5 मीटर का। ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो, दिस डिस्टेंस इज बेसिकली, ये डिस्टेंस कितना मीटर का है, 5 मीटर का डिस्टेंस है। तो हमको पता है कि दो ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास का लोकेशन हमको पता है, तो हम जब लगाते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, क्या लिखाएंगे, सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ऑफ सिस्टम हमारा क्या है, तो मेन प्लस प्लैंक, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m1 इंटू x1। तो इसका देखो यहाँ पे m1 का पोजीशन क्या है, मैंने ओरिजिन माना है, तो हमारा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन x इक्वल टू 0 ही है, तो m1 इंटू x1 0 हो गया, प्लस m2। और देखो ये जो मेरा प्लैंक का सेंटर ऑफ मास है, ये हमारे x एक्सिस से 5 मीटर की दूरी पे है, तो m2 इंटू 5 बाई m1 प्लस m2, तो कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, m2 की वैल्यू है आपका 60 इंटू ये हो गया आपको 5 बट्टा m1 प्लस m2, मतलब m1 हो गया तो वो कितना, m1 जो मास है वो आदमी का मास हो गया, m2 जो है सो प्लैंक का मास था, और प्लैंक का मास आपको यहाँ 20 kg मेंशन है, प्रॉब्लम में देखो 20 kg जो है सो प्लैंक का मास है। तो ये जो m2 की वैल्यू है यहाँ पे, ये कितना है, ये m2 की वैल्यू एक्चुअली में ये 20 kg है इसका मास, ठीक है। तो ये आप देखो जब 20 kg होगा तो यहाँ भी 20 होगा, तो 20 इंटू 5 बाई m1 प्लस m2, m1 हो गया 60 और प्लस यहाँ पे तो 20 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 100 बाई ये आ गया 80, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, ये तो हो गया हमारा इनिशियल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये क्या हो गया कि जो एक्स सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, उसका इनिशियल पोजीशन हो गया, ठीक है, इनिशियल पोजीशन हो गया। ये हो गया इनिशियल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कि जब आदमी यहाँ था और कोई मोशन नहीं था, तो हमारा सेंटर ऑफ मास ये डिस्टेंस पे लाई करता है हमारे इस ओरिजिन से, ठीक है। अगर हमारा ओरिजिन यहाँ होता, हमने एक्सिस यहाँ लिया रहता, तो फिर ये वैल्यू चेंज हो गई रहती, लेकिन हमने एक्सिस क्या लिया है, प्लैंक का एक दूसरा इंच जहाँ बंदा खड़ा है, तो इस एक्सिस से हमारा सेंटर ऑफ मास का इनिशियल लोकेशन ये है। अब अगर हम एज्यूम करते हैं कि जब बंदा, ये जो बंदा है, जब चल करके हमारे प्लैंक के दूसरे इंड छोर पे आ गया, उस समय मैंने माना कि डिस्प्लेसमेंट लेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक बी एक्स when man reaches the other end,
मैन रीचेज द अदर एंड। जब आदमी दूसरे छोर पे चला गया तो हमने माना कि हमारा जो प्लैंक है, ये प्लैंक हमारा डिस्प्लेस कर गया एक्स। तो ये देखो, ये मेरा ओरिजिन था, तो इस ओरिजिन से प्लैंक कितना डिस्प्लेस किया, देखो यहाँ से यहाँ इस साइड गया, ये हो गया मेरा एक्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये माना कि हमने एक्स डिस्प्लेसमेंट मेरा प्लैंक कर लिया। तो मेरे एक्सिस से आदमी की दूरी अब कितनी हो गई, क्योंकि प्लैंक का लेंथ ही 10 मीटर का था, तो आदमी हो गया 10 माइनस एक्स मीटर। हमारा ओरिजिन से ये आदमी 10 माइनस एक्स मीटर पे है। ठीक है, हमारे ओरिजिन से ये आदमी कितना है, तो 10 माइनस एक्स मीटर पे है। दूसरा चीज देखो, तो हमने माना था कि हमारा जो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास इनिशियली क्या था, तो 5 मीटर पे था। ये जो था सेंटर ऑफ मास, प्लैंक का सेंटर ऑफ मास कहाँ था, 5 मीटर पे था। अब अगर प्लैंक x मीटर इधर डिस्प्लेस हो गया तो हमारे एक्सिस से इसका सेंटर ऑफ मास कितना, प्लैंक का सेंटर ऑफ मास अभी कितना हो गया, तो 5 माइनस एक्स जो है ये हो गया डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द प्लैंक। ठीक है, आफ्टर द डिस्प्लेसमेंट जब हो गया, आदमी यहाँ पहुंच गया, तो अब सेंटर ऑफ मास जो प्लैंक का है वो हमारे एक्सिस से 5 माइनस एक्स मीटर पे, और ये जो आदमी है वो इसका सेंटर ऑफ मास हमारे एक्सिस से 10 माइनस एक्स डिस्टेंस पे। तो अब अगर हम सिस्टम का मतलब सेंटर ऑफ मास निकालें तो अब क्या होगा, तो फाइनल जो सेंटर ऑफ मास होगा XCM, फाइनल सेंटर ऑफ मास। ठीक है, फाइनल, ठीक है, जब फाइनल सेंटर ऑफ मास हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, M1 इंटू X1। तो यहाँ देखो प्लैंक का मास था मेरा कितना 20 kg, तो मैं लिखूंगा 20 और इंटू M1 की वैल्यू कितनी है, तो M1 लिख दिया मैंने, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स। ठीक है, और प्लस क्या करूंगा, तो प्लस, अब देखो यहाँ से कि ये जो है दूसरा मेरा सिस्टम क्या है, तो दूसरा है हमारा ये बंदा, मेरा जो मास है इसका, तो ये जो अब बंदा है वो हमारा एक्सिस से 10 माइनस एक्स डिस्टेंस पे है। तो मैं लिखूंगा इसका मास कितना है 60 इंटू 10 माइनस एक्स एंड दिस बट्टा M1 प्लस M2। M1 पता ही, M2 पता है, 60 प्लस 20, ये कितना आ गया, यहाँ से देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस 20x प्लस 600 माइनस 60x, और ये हो जाएगा बाई M1 प्लस M2 मतलब 60 प्लस 20, तो ये 80 आ जाएगा। ठीक है, तो अब जब 80 आ गया, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 700 600 प्लस 100। ठीक है, लेकिन 600 प्लस 100 तो ये कितना होगा 700, और माइनस यहाँ पे 80x और बाई यहाँ पे 80 आ गया। अब देखो मैंने क्या बोला कि जो हमारा सेंटर ऑफ मास का जो फाइनल कोऑर्डिनेट्स है XCM और इनिशियल कोऑर्डिनेट हमारा बराबर होगा, क्योंकि इस सिचुएशंस में तो एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा है। तो जब सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट्स बराबर होगा, मतलब जो XCM जो इनिशियल था, ठीक है, इनिशियल जो कोऑर्डिनेट था हमारे सेंटर ऑफ मास का, वो फाइनल कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, XCM फाइनल, ठीक है, बराबर होगा। तो इनिशियल हमने क्या निकाला था, हमने इस प्रॉब्लम में इनिशियल निकाला 100/80, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 100 बाई यहाँ पे 80, और फाइनल कोऑर्डिनेट में क्या निकालूंगा, फाइनल कोऑर्डिनेट निकला 700 माइनस 80x/80, 700 माइनस 80x बाई यहाँ से 80 निकला, ये 80 कट गया। ठीक है, तो क्या करोगे तुम, यहाँ पे 80x इज इक्वल टू यहाँ पे 600 आएगा, तो यहाँ से x जब निकालोगे तो ये हो जाएगा 600 बाई यहाँ से 80, तो ये काटोगे और ये कितना हो जाएगा 30 बट्टा यहाँ पे 4, तो ये अगर 4 सत्ते 28, 7.5 मीटर। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि x जो डिस्प्लेसमेंट क्या था, x क्या था, x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक। ये क्या था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक था विथ रिस्पेक्ट टू फ्लोर, विथ रिस्पेक्ट टू फ्लोर, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, तो 7.5 मीटर, और यही आपसे पूछा जा रहा था। तो ये तो आपका एक अप्रोच हुआ थोड़ा सा। इस अप्रोच में हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास का इनिशियल कोऑर्डिनेट निकाला, यहाँ से जो है XCM का हमने क्या निकाला, तो इनिशियल कोऑर्डिनेट निकाला, और इनिशियल कोऑर्डिनेट क्या है, कहीं इसी बीच में हमको इसका वैल्यू मिलेगा, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ, तो इसी बीच में हमको सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट मिलेगा। फिर हमने क्या किया कि जब ये बंदा डिस्प्लेस हो गया यहाँ आ गया, और ये प्लैंक जो है सो लेफ्टवर्ड डिस्प्लेस हो गया x डिस्टेंस पे, तब हमने फिर सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकाला और इन दोनों को इक्वेट कर दिया, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस जो था वो हमारे सिस्टम पे लग नहीं रहा था, जो भी मोशन हो रहा था वो इंटरनल फ्रिक्शन फोर्सेस की वजह से हो रही थी। तो एक तो अप्रोच ये था।
दूसरा एक अप्रोच आपका ये हो सकता है इस सवाल को सॉल्व करने का कि चूंकि एफ एक्सटर्नल यहाँ 0 है, क्या है, एफ एक्सटर्नल जो है वो यहाँ पे क्या लग रहा है, 0 लग रहा है, नेट एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे 0 है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन जो है सेंटर ऑफ मास का वो क्या होगा, 0 होगा। और अगर एक्सीलरेशन 0 होगा तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमारा कांस्टेंट होगा। अब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर कांस्टेंट होगा, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या था, जो हमारा सेंटर ऑफ मास का वीसीएम का जो इनिशियल वेलोसिटी था वो क्या था, तो 0 था। अब इनिशियल वेलोसिटी क्यों 0 था, क्योंकि हमारा जो मैन और प्लैंक दोनों रेस्ट में था। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो बाद में भी जो फाइनल वेलोसिटी होगा सेंटर ऑफ मास का वो भी क्या होगा, तो 0 होगा। अब फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो होगा सेंटर ऑफ मास का डेल एक्स, जो डिस्प्लेसमेंट है सेंटर ऑफ मास का डेल एक्स सी एम, डिस्प्लेसमेंट जो सेंटर ऑफ मास का होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अब सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो ये हो जाएगा जो एक ऑब्जेक्ट, ये मान लो इसको हम मानते हैं, ये मान लो ये m1 हो गया और प्लैंक को हम मान लिए m2 हो गया मेरा प्लैंक, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि m1 इंटू डेल x1, ठीक है, m1 इंटू डेल x1 प्लस m2 इंटू डेल x2 अब बाई m1 प्लस m2 एंड यही ना होगा डेल एक्सियम डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, और ये तो 0 हो गया। मतलब कहीं ना कहीं क्या आ गया, m1 इंटू डेल x1 प्लस और m2 इंटू डेल x2, और ये क्या आ गया, 0 हो गया। अब आपको ये पता है कि प्लैंक आपका लेफ्टवर्ड मोशन करेगा, ठीक है, मतलब आपका m2 क्या करेगा, तो लेफ्टवर्ड मोशन करेगा, और ये क्या करेगा, तो राइटवर्ड मोशन करेगा। तो मान लो कि अगर ये x राइटवर्ड मोशन, मान लो xr इसका राइटवर्ड मोशन है और ये अगर xl है, तो यहाँ क्या होगा, माइनस ऑफ xl आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तुम ये लिख सकते हो कि m1 इंटू एक्स आर राइट और प्लस m2 इंटू यहाँ पे माइनस ऑफ xl लेफ्टवर्ड जो डिस्प्लेसमेंट, जो ऑब्जेक्ट लेफ्टवर्ड डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, दिस इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से निकाल सकते हो कि m1 इंटू एक्स आर प्लस इक्वल टू m2 इंटू एक्सएल, ठीक है, ये बराबर होंगे। तो अब देखो m1 इंटू एक्स आर मतलब m1 इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन ऑन द प्लैंक। तो मैन का प्लैंक पे कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्योंकि ये एक्सएल अगर ये मान लो लेफ्टवर्ड एक्सएल जो है, मान लो ये एक्स है, ये लेफ्ट में जो है, तो यदि एक्स यूनिट डिस्प्लेस्ड हो गया तो आदमी जो है सो 10 माइनस एक्स ही यूनिट ने यहाँ से इस एक्सिस से आदमी कितना डिस्प्लेस हुआ, 10 माइनस एक्स यूनिट ही डिस्प्लेस हुआ। तो हम लिखेंगे क्या चीज कि 10 माइनस एक्स, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन टुवर्ड्स द राइट, ठीक है, एक्स आर इंटू मास कितना मैन का, तो 60, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, तो डिस्प्लेसमेंट जो हुआ प्लैंक का टुवर्ड्स लेफ्ट हो गया x इंटू मास हो गया 20। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमको जो x की वैल्यू आएगी वो 7.5 मीटर ही आएगी। तो मैंने इस छोटे से सवाल को 2 अप्रोच से आपको बनाना बता दिया, हालांकि दोनों अप्रोच फाइनली एक ही चीज को इंडिकेट करते हैं। आई होप कि आपको समझ में होगा। प्लीज वॉच द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑल्सो।